मनोज जी, मंच पे बैठे मेरे दोस्त, हॉल में मेरे कॉलीग्स, दोस्त, और ख़ास तौर पे स्वागत है दो ऐसे व्यक्तियों का जो 1 महीने के अंदर एमपी बनने वाले। लेकिन ये कहते हुए मैं एक चीज़ ज़रा सा कह दूं, वैसे इस मंच से और इस माहौल में, ये तो पार्टी का माहौल है और आप भी ऑडियंस जो है इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब बातें समझते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं कि जीत तभी होती है जब आखिरी वोट दिया जाता है। उसके पहले मानना कि हम जीत गए, ये इससे बड़ा ख़तरा कुछ नहीं। तो जब तक आप खुद वो ईवीएम मशीन पे पहुंच ना जाएं और अपने साथ कम से कम 20 परिवार के ये लोग लेना जाएं, तब तक ये सिलसिला और ये ख्वाहिश जो है हमारी वो पूरी नहीं होगी। और आपको मैं एक बात आज बताना चाहता हूँ, वैसे ये कहना कि बहुत ज़रूरी है, हमें बीजेपी को लाना चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना चाहिए, ये तो हम सब कह रहे हैं, बाकी जगह कह रहे हैं। लेकिन इस मंच से मैं आपकी तवज्जो एक तरफ देना चाहता हूं कि अगर वोट गलत हो गया तो इसका मतलब क्या होगा। अगर हमारे हाथ से ये मौका चूक गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़रा आप गौर से समझ लें। क्योंकि मैं समझता हूं कि अब मुल्क जो है सिर्फ ये एक और इलेक्शन नहीं है, इसको कहना कि ये सिर्फ 16वां इलेक्शन है, ये 17वां इलेक्शन है, या 15वां इलेक्शन है, निहायत गलत होगा। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन से सिर्फ न अगले 10 साल कैसे हमारे मुल्क के जाएंगे, इस इलेक्शन पर निर्भर है। अगर ये इलेक्शन चूक गया तो अगले 10 साल आपके हाथ से निकल गए। और हम लोग तो ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ का एवरेज एज 40 या 40 से ऊपर ही होगा। ज़रा सा आप एक 20 साल के बच्चे की नज़र से दुनिया देखिए। यूपीए ने इसके किस्मत से 10 साल तो वैसे ही छीन लिए। 10 साल से वो 20 साल का बच्चा जो था आज 30 साल का हो गया, उसके तकदीर में नौकरी नहीं। जब नौकरी नहीं होती है ना उस बच्चे की, तो अंदर से उसकी आत्मा कांपने लगती है। आज जो आप देख रहे हैं, तो भूख का गुस्सा जो है उससे बड़ा गुस्सा कुछ नहीं होता है। निराशा का गुस्सा जो होता है उससे बड़ा गुस्सा कुछ नहीं होता है। धरती कांपती है, और जब धरती कांपती है तो फिर देश स्थिर नहीं रह सकता है। हम सिर्फ एक स्थिर सरकार के लिए नहीं वोट दे रहे हैं, हम एक स्थिर देश के लिए वोट दे रहे हैं। और इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं अपने इतिहास से। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि कैपिटलिज्म की जो साइकिल्स होती हैं वो बूम और बस्ट की होती है। ये भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इंडियन की पॉलिटिकल हिस्ट्री में है 60 साल के, बूम और बस्ट नहीं है। हमारे फेजेस आते हैं आशा और निराशा। आप 57-47 से देख लें। पहले मैं समझता हूं 13 साल, क्योंकि अभी हमने सबसे बड़ी ताकत दुनिया की, ब्रिटेन, इतिहास में इतनी बड़ी ताकत बनी नहीं थी। उस सिर्फ एक आदमी की धोती में तो था ही वो आदमी गांधी, लेकिन सारा देश उठ गया था। जब गांधी जी आंदोलन करने निकले थे तो बड़े मशहूर कहानी है लॉर्ड सिन्हा की। लॉर्ड सिन्हा ने उनको कहा कि देखा, अरे कर ये धोती वाला क्या अपने आप को समझता है, अंग्रेज यहाँ 400 साल रहेगा। जब गांधी जी ने देश की धरती और मिट्टी से, और सिर्फ गांधी जी नहीं, मैं उस ज़माने में किसी को पार्टी का आदमी नहीं समझता था, जो भी वहाँ निकला था देश के लिए निकला था। सब देश के लिए निकले थे, चाहे जिस पार्टी का हो। आपको शायद किसी को पता नहीं है कि 1942-46 तक सब कोई जाता था गांधी के नेतृत्व में। तो जब देश की जनता जागी तो हमने 400 साल को 40 साल में बदल दिए थे। 400 साल को हमने 40 साल में बदल दिए थे। आज भी जब देश की जनता जागेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जरा मैं समझा देता हूँ, या कोशिश करता हूँ समझाने की। तो पहले जो 13 साल के थे वो आशा के थे। लगा था कि हमने अब अंग्रेज को निकाल दिया, अपने हाथ में, सदियों के बाद अपने हाथ में किस्मत आई है।
अब किस्मत को हम बनाएंगे तो सदियों तक इतिहास रखेगी हमने जो किया है। लेकिन 13 साल के अंदर, हालांकि 1950 की जो दशक थी उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आप देख लीजिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल के अंदर बना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को 10 साल लग गए और 10 महीने में बर्बाद हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन दी, सिस्टम्स दिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया सब मिलके। और सबसे जो बड़ी बात थी कि हमने इकोनॉमिक होप गरीब को दिया। अंग्रेज जब आया था, ये लोग जानते नहीं है, 1750 में ये आंकड़े हैं, हिंदुस्तान का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट उसका आंकड़ा है। और ये आंकड़ा मैं इंडिया के हिंदुस्तान सरकार के प्लानिंग कमीशन से नहीं लाया हूँ, ये येल के प्रोफेसर हैं पॉल केनेडी, उनकी किताब है, वहाँ पर पढ़े हुए हैं, आप जाके खरीद सकते हैं बाजार में। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस आई थिंक इज द नेम। उसमें हिंदुस्तान है 24% ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। 24%, 1/4 जो भी प्रोडक्शन होता था दुनिया में हमारे मुल्क में होता था। ब्रिटेन का क्या था? 1.8%। 1930 चीन का बाय द वे 30% था। और जब 1947 में अंग्रेज गया तो अंग्रेज का 24% था, हमारा। देखिए, कोई भी गरीब मुल्क को कॉन्कर करने नहीं आता है, सिर्फ अमीर मुल्क को ही को कॉन्कर करने लोग जाते हैं। तो ये मुल्क बहुत अमीर था, इसकी गुर्बत आई ऐसी कि अंग्रेज ने इसको 1% ग्रोथ पे ले आया। तो जब कभी कभी मैं तो बहुत दुख होती है मुझे जब इकोनॉमिस्ट हंसते हैं कि 50s और 60s के दशक में हम 3% से ग्रोथ था हमारा, और उसको मतलब हंसी के साथ कहते हैं, मतलब मजाक के तौर पे। अरे 3% ग्रोथ तो 3 times द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन 60s में फिर जब आशा निराशा में बदली, तब आप 60s की कहानी तो यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे। 60s की कहानी 62 के इलेक्शन में सिर्फ चीन की वॉर की घात दिल में नहीं है, वो भी बहुत बड़ा दुख था कि हम लोग जब कॉलेज में गए 67 में और कॉलेज से निकले 70 में, तो एक भी नौकरी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। देश में वीराना था, वीराना था। और उस वीराने में क्या हुआ? उस वीराने में पहली बार नक्सलाइट मूवमेंट उठी। मैं कलकत्ते का था, हरदीप तो दिल्ली वाला है, मैं कलकत्ते वाला हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं भाई, कलकत्ते से आए, दिल्ली से नहीं आए। तो हम लोग जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, तो मेरे कैंटीन में सेंट्रल कमेटी नक्सलवाड़ी की मिलती थी। तो ये हालत थी कि जब जब निराशा आती है, ये मैं आपको बात कहता हूं, जब जब निराशा आती है और देश का यूथ समझता है कि उसके भविष्य में नौकरी नहीं है, तब तब जो है एक आग उठती है, और वो आग जो है डिस्टेबलाइज करती है मुल्क को। आप देख लीजिए, 70s के बाद फिर इंदिरा गांधी ने 71 में, मानना पड़ेगा, इंदिरा गांधी ने फिर आशा की एक लहर लाई 71 के इलेक्शन में। 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो लहर को उन्होंने राख खुद बना दिया। जब राख बना दिया तो इमरजेंसी लाना पड़ा, देश फिर बिखर गया। और देश ऐसा बिखरा, जनता पार्टी फिर आशा लाई। क्या तेजी से वातावरण बदल रहा था। जनता पार्टी फिर आशा लाई, लेकिन जब जनता पार्टी चूर चूर हो गई और अपने ही कांड से चूर हो गई, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, जब अपने ही कांड से चूर हो गई और निराशा आई, तो सारे 80s में ना कांग्रेस रही ना जनता रहा, और देश जो है बिखर के कहाँ पहुंचा, दोहराने की बात की मैं क्या दोहराऊं। कभी कभी सोच के भी 80s के बारे में दुख होता है। लंबी कहानी में ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 90s का जो शताब्दी, ये दशक था, उसमें पहली बार शायद मुझे कभी लगता है कि जब तक हम सब एकदम नाडिर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जब तक एकदम सिंक नहीं कर जाते हैं, तब तक हमें होश भी नहीं आता है। लेकिन एक बार होश तो आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, सारे मिलकर। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मैं कभी नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक पार्टी की देन है, क्योंकि उस पार्लियामेंट में हर आदमी, हर पार्टी ने उसका साथ दिया। नरसिम्हा राव के पास मेजॉरिटी नहीं थी, 235 MP के ज़्यादा कभी नहीं थे उनके पास। अगर उस वक्त
बीजेपी उनका साथ नहीं देती तो कोई रिफॉर्म नहीं होता। तो ये क्योंकि देश क्राइसिस में थी, तो सबने अपने पार्टी से उठकर देश के लिए काम किया। और पहली बार जब शताब्दी, एक नई शताब्दी आई, 21st सेंचुरी आई, तो मेरा मानना है कि पहली बार हिंदुस्तान का नौजवान को लगा कि हाँ, अब जो है वाकई एक किरण सामने नजर आती है, जिस रोशनी से हम खुशी खुशी एक नया देश बना सकते हैं। 1947 की किरण जो उठी थी, फिर से दोबारा जगी। और वो किरण 5 साल एनडीए वाजपेयी जी के ज़माने में तो मतलब ऐसे खुल के आई थी कि लोग कंप्लेसेंट हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी मनमोहन सिंह के पहले सालों में वो थी कि भाई कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो है वो किरण फिर बुझ गई, वो आशा फिर निराशा में बदल गई है। और मेरा मानना है कि अगर आज का यूथ निराश रहा, उसको अगर एक स्थिर सरकार जो गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे के फिर मुल्क को वापस ऊपर खींच न लाए, तो फिर इसका जो गुस्सा जो होगा ना, उसके कारण क्या हो जाएगा मुल्क में, कभी कभी मैं सोचने को भी तैयार नहीं होता। अभी तो छोटे से इलाके में नक्सलवादी है। तो अगर मोदी जी नहीं आए, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ पार्टी को खतरा नहीं है, देश को खतरा है। तो ये जिम्मेदारी आप सिर्फ अपनी पार्टी के लिए मत काम कीजिए, ये तो है ही है, करेंगे, ये हम सब करेंगे। लेकिन ये जो चुनौती है, ये देश की चुनौती है, क्योंकि या तो 16 मई तक देश बचेगा या हम फिर किसी बहुत वीराने में अपने आप को खो देंगे। और फिर आखिर में एक सवाल जरूर अपने आप से करना पड़ेगा, आपसे करना पड़ेगा और सबके सामने करना पड़ेगा कि आखिर हम आशा का शब्द इस्तेमाल तो कर लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन क्यों हम आशा रखें? मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत दिनों से सुन रहा हूं, थोड़ा जानता भी हूं, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर मैं सुनता रहता हूं क्या कहते हैं। मैं सिर्फ 3 बातें, और जो सब मैनिफेस्टो में हैं, मैं जो कल था तो कुछ अफसोस लग रहा था कि मैनिफेस्टो के 42 पन्ने में जो 41 पन्ने ऑन गवर्नेंस हैं, जो मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, राइट, उसको जो है लोग डिलिबरेटली नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, वोटर को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, ख़ासतर हम जो मीडिया वाले हैं या थे, हम जो है अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वोटर से ज़्यादा एस्ट्यूट और समझदार कोई दुनिया में वोटर नहीं। मैं आपको इतना बता दूं, सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर आपने देखा है यूपीए ने कैसे इकोनॉमिकली बर्बाद किया है मुल्क को। सिर्फ मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं और बाकी छोड़िए, इकोनॉमिकली कैसे बर्बाद किया है, इसको मैं दोहराने की भी जरूरत नहीं, सब जानते हैं। उसी 10 साल में कहीं और टुकड़ी नहीं थी इतिहास की। इसी 10 साल में, उसी वातावरण में, उसी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में, उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ, मोदी जी ने कहीं और से ब्यूरोक्रेसी तो नहीं लाई थी ना। एक तरफ देश बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ गुजरात का मिरेकल हो रहा है, इसी 10 साल में। तो जब आदमी देखता है कि एक किस्म की सरकार खुदकशी कर रही है, और सिर्फ खुदकशी नहीं कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, एक चीफ मिनिस्टर है, एक स्टेट है जो गुजरात को आबाद कर रहा है। अब लोग जब देखते हैं दोनों सच्चाइयों को, तो दे मेक अप देयर माइंड्स। और आप लाख बोलते रहिए, लाख गुमराह करते रहिए, ये है वो है, कोई नहीं सुनने वाला है। अब यहाँ पे
मुद्दा था क्या कि डेवलपमेंट तो होगा लेकिन किसके लिए होगा। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था। प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बाद शायद आपको याद होगा, जो लोग सुने होंगे, बहुत कुछ कहा था लेकिन एक शब्द रेवोल्यूशनरी कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक सर्विस में है, जो देश के सर्विस में है, जो अपने मुल्क के सर्विस में है, उसका एक ही मज़हब होता है, वो मज़हब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे ज्यादा भाईचारगी का प्रतीक कोई हो नहीं सकता है। और मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने 10-20 साल बहुत कुछ सुन लिया है, किसी को यह कहते हुए नहीं सुना हूं मैं। देखिए, वो तो बड़े ऑडिटर हैं जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं हम सबके। हम लोग तो ऑडिटर नहीं है, हम तो किसी ना किसी तरह मतलब लफ्ज़ों को जोड़ के आपके सामने पेश करके जल्दी से जल्दी अपने सीट पे वापस जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी हो, हम ज़रूर सोच के आते हैं कि भाई आज चलो इनके साथ थे, आज इंटेलेक्चुअल मीटिंग है, तो सिर्फ आप मने पॉलिटिकल स्पीच दे के नहीं निकल सकते, कुछ तो दम, तो हम सोच के आते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ मैं, सब सोचना, दिमाग का सब कुछ करना ठीक है नॉर्मल सी में, अगर इसी हॉल में क्राइसिस हो जाए ना तो सारा सोच गायब हो जाता है। इसी हॉल में और पटना के मैदान में, ये तो हम लोग अपने ही लोग हैं, पटने के मैदान में लाखों की संख्या थी, लाखों की संख्या थी, और बदमाशी करने वाले भी पूरी तरह आए थे। खतरा जनता को तो थी ही, ये तो ऊपर वाला है जो बचा दिया, और खतरा नरेंद्र मोदी की जिंदगी पे थी, साफ। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ। उस वक्त आदमी दिमाग से काम नहीं लेता है, जो दिल में बात होती है वही बात करता है। और उस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने कह दिया, उसको हर आदमी को बना के देश का मोटो बना देना चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा बड़ी सीधी बात कि हिंदू यहां तय कर ले, पटना के मैदान में कह रहे हैं, हिंदू तय कर ले कि मुसलमान से लड़ना है या गरीबी से लड़ना। और फौरन बात कहते हैं कि मुसलमान तय कर ले हिंदू से लड़ना है या गरीबी से लड़ना। हमारा चैलेंज गरीबी है। मुल्क उसी वक्त आगे जाता है, आगे बढ़ता है, जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, हर हिंदुस्तानी, नास्तिक हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ता है, तभी देश आगे बढ़ता है, और नहीं तो देश अटक जाता है। तो ये जो उनका मैसेज है, डेवलपमेंट फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, कोई हिंदुस्तानी, कोई भारतीय पीछे नहीं रहेगा। हम अगर किसी को मानते हैं या किसी को रिकग्नाइज करते हैं तो गुर्बत से करते हैं, गुर्बत से करते हैं, क्योंकि आलू और प्याज का कोई धर्म नहीं होता है। आलू और प्याज का कोई धर्म नहीं होता है। जो बढ़ती हुई कीमतों की मार होती है ना, सबके ऊपर पड़ती है। तो चलिए, अगर 10 तारीख को अगर अपने ख़ास तौर पे यूथ को हमें एक फिर से वो हिंदुस्तान देना है, वो मुल्क देना है जिसके ख्वाब के लिए वो तरस रहा है, तो आपकी ये बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि आप जो है 10 मई को सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए ये एक नई सरकार लाएं। बहुत धन्यवाद आपका।